2000 से ज्यादा वर्षों तक चीन में कन्फ्यूशियस की शिक्षाएं शिक्षा, परिवार, सरकार और व्यवहार के लिए मार्गदर्शक रहीं। उनके शब्द स्कूलों में भी पढ़ाए गए। अधिकारियों ने इसका अध्ययन कर अच्छे नेता के निर्माण के लिए इसे आधार बनाया। लेकिन कन्फ्यूशियस के विचार शांतिपूर्ण समय में नहीं जन्मे थे, बल्कि तब जब चीन में पुरानी व्यवस्था धीरे धीरे टूट रही थी। कई राज्यों में जमीन और सत्ता के लिए संघर्ष चल रही थी। राजा कमजोर था, युद्ध अक्सर होते थे, शक्तिशाली परिवारों के बीच विश्वासघात और संघर्ष हो रहे थे। ऐसे ही संसार में कन्फ्यूशियस ने सवाल करना शुरू किया, व्यवस्था कैसे लौटेगी अगर खुद नेता ही नेतृत्व करना नहीं जानते? अगर परिवार में सम्मान और जिम्मेदारी नहीं है तो देश शांतिपूर्ण कैसे रहेगा? क्या समाज को अच्छे व्यवहार से बदला जा सकता है, हिंसा से नहीं? समझें कि ये शांतिपूर्ण सवाल क्यों अहम है। हमें कन्फ्यूशियस के जन्म से पहले चीन की स्थिति देखनी होगी। उनके समय से 500 साल पहले झोउ ने शांग राजवंश को हटा दिया था। झोउ नेताओं ने कहा कि उनकी जीत स्वर्गादेश यानी स्वर्ग के आदेश से हुई। इस विश्वास के अनुसार न्यायप्रिय राजा को स्वर्ग शासन का अधिकार देता है। लेकिन जब राजा क्रूर हो जाता है, अगर कोई राजा लालची या लापरवाह हो जाता है तो वह अधिकार उससे छिन सकता है। इसी तरह झोउ ने दिखाया कि शोंग के अंतिम राजा को स्वर्ग का समर्थन नहीं रहा, इसलिए सत्ता उनके पास आ गई। लेकिन उन्होंने यह कैसे हासिल किया? विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए झोउ के राजाओं ने अपनी जमीन और सत्ता अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को दी, और ये लोग अलग अलग क्षेत्रों का प्रशासन करते थे। बदले में उनसे अपेक्षा थी कि वे राजा को माने और जरूरत पर सैनिक व समर्थन दें। शुरुआत में इस व्यवस्था ने साम्राज्य को बनाए रखा, लेकिन जैसे जैसे सदियां बीतीं, हर क्षेत्र के शासक और भी शक्तिशाली होते गए। उनके पास अपनी खुद की सेना, अपनी संपत्ति और अपने हित थे। धीरे धीरे वे ऐसे व्यवहार करने लगे जैसे स्वतंत्र राजा हों, हालांकि वे अब भी झोउ के शासक को मान्यता देते थे। 771 ईसा पूर्व में झोउ की पश्चिमी राजधानी पर हमला कर दिया गया, इसलिए शाही परिवार के बचे हुए सदस्य पूर्व की ओर जाने के लिए मजबूर हो गए और वहीं उन्होंने अपना केंद्र स्थापित किया, और यहीं से पूर्वी झोउ राजवंश की शुरुआत हुई। झोउ राजा अभी भी चीन का मान्य शासक था, लेकिन अब उसकी शक्ति केवल नाम मात्र की रह गई थी। बहुत कम क्षेत्र ही सीधे उसका अनुसरण करते थे। असली शक्ति अलग अलग राज्यों के पास थी। हर राज्य का अपना शासक, अपनी सेना और अपने फैसले थे। वे अपने खुद के समझौते भी बनाते थे और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों से युद्ध भी करते थे। इसे स्प्रिंग एंड ऑटम ओशिनिया कहा जाता है। इस नाम की उत्पत्ति लू राज्य की एक प्राचीन घटनाओं की सूची से हुई है। इसी समय में कन्फ्यूशियस जीवित थे। लू कन्फ्यूशियस के जन्म से पहले भी एक राज्य था। यह झोउ राजवंश के शुरुआती दौर में झोउ के राजाओं के करीबी परिवार द्वारा स्थापित और शासित था, जिससे लू में पुराने अनुष्ठान अच्छी तरह संरक्षित रहे। संगीत और झोउ की परंपराएं। इन परंपराओं में सही तरीके से दफनाना, पूर्वजों का सम्मान करना, मेहमानों का स्वागत करना, विवाह करना, पूजा करना और अधिकारियों के साथ व्यवहार करना शामिल था। ये परंपराएं हर व्यक्ति को परिवार और समाज में सही व्यवहार सिखाती थीं। फिर भी लू की सरकार पुराने रीति रिवाजों को मानने के बावजूद अव्यवस्थित थी। लू के शासक और कुछ अमीर परिवार सत्ता के लिए आपस में लड़ते थे। जब शक्तिशाली लोग आपस में झगड़ते हैं, आम लोग ही अक्सर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। ऐसे ही माहौल में कन्फ्यूशियस बड़े हुए। वे रोजाना झोउ की पुरानी परंपराएं देखते थे, लेकिन वे ये भी देखते थे कि सत्ता की लड़ाई के कारण व्यवस्था कैसे बिगड़ रही है। ऐसे ही अशांत समय में वह बच्चा पैदा हुआ जिसे कन्फ्यूशियस कहा जाएगा। उनकी पारंपरिक जन्मतिथि 551 ईसा पूर्व मानी जाती है। कहा जाता है कि उनका जन्म झोउ नामक स्थान पर हुआ था, जो खुफू के पास है। उनका नाम कोंगक्यू था। बड़े होने पर उन्हें कोंगजी कहा गया, जिसका अर्थ मास्टर कोंग है। कन्फ्यूशियस नाम कई सदियों बाद आया। यूरोप के जेसुइट पादरियों ने कोंगफूजी का लैटिन रूप इस्तेमाल किया, जो मास्टर कोंग का एक और नाम है। इसी कारण वे पश्चिमी देशों में कन्फ्यूशियस के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जन्म और परिवार की पक्की जानकारी बहुत कम है। उनके जीवन की सबसे विस्तृत प्राचीन कहानी सीमा कियान ने लिखी थी। वे 300 साल पहले के महान चीनी इतिहासकार थे। कन्फ्यूशियस की मृत्यु के बाद सीमा कियान द्वारा दर्ज की गई परंपरा के अनुसार कन्फ्यूशियस के पिता का नाम शौ शुलियांग हे था। वे लू राज्य के एक अधिकारी
और योद्धा थे। कन्फ्यूशियस के जन्म के समय शौ शुलियांग वृद्ध थे। उनकी माता को यान झेंगजाई कहा जाता है। कथाओं के अनुसार जन्म से पहले उन्होंने माउंट नी पर प्रार्थना की थी। एक संस्करण में कहा गया कि उन्होंने सपने में किलिन देखा, जो असाधारण जन्म का प्रतीक पौराणिक प्राणी है। ये कहानियां कन्फ्यूशियस की परंपरा का हिस्सा हैं, जो बाद की पीढ़ियों में उनके प्रति बढ़ते सम्मान के साथ उभरी। ये स्पष्ट नहीं है कि कौन सी बातें वास्तव में घटी थीं और कौन सी बातें इसलिए जोड़ी गईं ताकि ये दिखाया जा सके कि वह जन्म से ही एक विशेष व्यक्ति थे। यही समस्या उनकी पूरी जीवन कहानी में लगभग हर जगह देखने को मिलती है। कन्फ्यूशियस ने अपनी खुद की आत्मकथा नहीं छोड़ी। उनके बारे में जो ग्रंथ इस्तेमाल किए जाते हैं वे उनकी मृत्यु के बाद लिखे या संकलित किए गए थे। सबसे प्रसिद्ध एनालेक्ट्स है, जिसे चीनी में लुन्यू कहते हैं। यह एक संग्रह है। इसमें कन्फ्यूशियस और उनके शिष्यों से जुड़ी छोटी-छोटी बातचीतें और कहावतें शामिल हैं। लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि उनके अनुयायियों ने कन्फ्यूशियस की मृत्यु के बाद सीधे तौर पर एनालेक्ट्स को संकलित किया। आधुनिक अध्ययन बताते हैं कि यह पुस्तक कई पीढ़ियों में बनी। इसके कुछ हिस्से कन्फ्यूशियस की कही बातें हो सकती हैं, जबकि अन्य उनके अनुयायियों ने जोड़े या व्यवस्थित किए। इसका मतलब है कि असली कन्फ्यूशियस और बाद में बनी उनकी छवि में फर्क को समझते समय सावधानी जरूरी है। फिर भी इतना साफ है कि कन्फ्यूशियस ऐसे समाज में पले जहां लोगों का नेताओं और पुराने सिस्टम से भरोसा उठ गया था। वह लालच, प्रशासन की गलतियों और कर्तव्य के प्रति सम्मान की कमी का प्रभाव देख रहे थे। वह न राजकुमार थे, न ही किसी शक्तिशाली राज्य के उत्तराधिकारी। वह कुलीन वर्ग की निचली पंक्ति से थे, अधिकारियों, अनुष्ठानों और शासन की दुनिया के करीब बड़े हुए, पर उनके पास आदेश देने की शक्ति नहीं थी। इस शक्ति की कमी ने उन्हें नया रास्ता अपनाने को प्रेरित किया। सेना पर निर्भर होने के बजाय उन्होंने माना कि असली बदलाव व्यक्ति के चरित्र से आता है। कन्फ्यूशियस के लिए एक सुव्यवस्थित देश सबसे पहले अधिक कानूनों के माध्यम से नहीं बनता। ये उन लोगों से शुरू होता है जो सम्मान करना जानते हैं, सीखते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इन शिक्षाओं को व्यक्त करने से पहले उन्हें अपने युवावस्था की गरीबी, नुकसान और सीमित अवसरों का सामना कर पड़ा। कन्फ्यूशियस के पिता का निधन तब हो गया था जब वे छोटे थे। इसके कारण वे और उनकी मां बिना धन और कौंग वंश के शक्तिशाली हिस्से के प्रभाव के बड़े हुए। पारंपरिक कहानियों के अनुसार कन्फ्यूशियस को तुरंत नहीं पता चला कि उनके पिता कहां दफनाए गए थे। एक कथा यह भी है कि बचपन में वे कटोरों और अन्य समारोह संबंधी वस्तुओं का इस्तेमाल करना पसंद करते थे, जो अनुष्ठान और परंपरा में उनकी गहरी रुचि दिखाता है। कुछ पुराने ग्रंथों में कन्फ्यूशियस को बहुत लंबा और अलग आकार के सिर वाला बताया गया है। सीमित आजीविका के बावजूद कन्फ्यूशियस को वही शिक्षा मिली जो आमतौर पर उन पुरुषों को दी जाती थी जो सरकार में सेवा कर सकते थे। इसमें 6 कलाएं शामिल थीं: अनुष्ठान और सही व्यवहार, संगीत, तीरंदाजी, रथ चलाना, लेखन और गणित। इन कौशलों का उद्देश्य व्यक्ति को समाज और सरकार में कर्तव्यों के लिए तैयार करना था। लेकिन कन्फ्यूशियस के अनुसार सिर्फ ज्ञान पर्याप्त नहीं था, इसे व्यवहार सुधारने में भी लगाना चाहिए। एक कथन के अनुसार उन्होंने 15 साल की उम्र में खुद को अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था। कन्फ्यूशियस के लिए शिक्षा सिर्फ रटना नहीं थी, बल्कि सीखा हुआ व्यवहार में दिखना चाहिए। जो ईमानदारी के बारे में सीखता है उसे भरोसेमंद होना चाहिए। जो सम्मान के बारे में सीखता है उसे दूसरों की जिम्मेदारियां पहचाननी चाहिए। और जो नेतृत्व करना चाहता है उसे पहले खुद को संभालना सीखना चाहिए। यहीं पर कन्फ्यूशियस का यह विश्वास बना कि नैतिक श्रेष्ठता केवल परिवार के नाम, धन या पदवी पर निर्भर नहीं करती। उनके लिए एक सचमुच श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान अनुशासन, ज्ञान, सहानुभूति और सही व्यवहार से होती है। कन्फ्यूशियस की मां का निधन उनकी किशोरावस्था के अंत या शुरुआती 20 के दशक में हुआ। परंपरा के अनुसार बाद में उन्होंने पिता की कब्र का स्थान जाना और माता-पिता को एक ही कब्र में दफनाया। ये कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने शिक्षाओं के केंद्र में उन्होंने माता-पिता और पूर्वजों के प्रति सम्मान को रखा। कन्फ्यूशियस मानते थे कि जो अपने परिवार के प्रति कर्तव्य निभाता है, वो समाज में भी जिम्मेदार बनता है। लगभग 19 वर्ष की आयु में उन्होंने एक महिला से विवाह किया, जिन्हें आमतौर पर लेडी की केगुआन कहा जाता है। उनके एक बेटा हुआ, जिसका नाम कौंगली था, और एक बेटी भी थी।
उनके पारिवारिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए कन्फ्यूशियस ने संपत्ति के प्रबंधन में छोटे-मोटे कामों से शुरुआत की। कहा जाता है कि उन्होंने कभी अनाज के भंडार और एक शक्तिशाली परिवार के जानवरों की देखभाल की थी। ये ऊंचे पद नहीं थे, लेकिन यहीं उन्होंने देखा कि सरकार रोजमर्रा में कैसे काम करती है। उन्होंने सीखा कि अच्छी प्रशासन व्यवस्था आम अधिकारियों की ईमानदारी पर भी निर्भर करती है। अगर फसल का रिकॉर्ड गलत हो तो खाने की कमी हो सकती है। अगर आपूर्ति चोरी हो जाए, आम आदमी ही सबसे ज्यादा परेशान होता है। और जब अधिकारी अपना फायदा पहले रखते हैं तो सरकार पर भरोसा जल्दी टूट जाता है। काम करते हुए कन्फ्यूशियस ने लगातार इतिहास, संगीत, कविता और झोउ के रीति रिवाजों का अध्ययन किया। उन्हें जो बातें वे नहीं जानते थे, उन्हें जानने वालों से सवाल पूछने में कभी शर्म नहीं आई, जिससे वे परंपरा और सही व्यवहार में निपुण माने जाने लगे। धीरे धीरे कई युवा उनसे सीखने आने लगे। उनके शुरुआती जाने माने छात्रों में से एक ज़ेलो थे, जो साहसी, स्पष्टवादी और तेज काम करने वाले युवा थे। वे अक्सर सवाल पूछते और कभी-कभी गुरु का विरोध करते थे। उनकी बातचीत से कन्फ्यूशियस की शिक्षण शैली झलकती है। वे केवल लंबे-लंबे स्पष्टीकरण नहीं देते थे। वे सवाल, छोटे जवाब, उदाहरण और हर छात्र के स्वभाव के अनुसार सलाह का उपयोग करते थे। कन्फ्यूशियस धीरे-धीरे एक साधारण अधिकारी से शिक्षक बन गए। उन्होंने केवल रीति रिवाज और परंपरा ही नहीं, बल्कि सही चरित्र भी सिखाया। उनके अनुसार बिना सिद्धांत के बुद्धिमान व्यक्ति खतरनाक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान से धोखा, चोरी या दूसरों को सताने का काम कर सकता है। इसी कारण कन्फ्यूशियस ने शिक्षा और अच्छे व्यवहार को अलग नहीं किया। उन्होंने रेन यानी दूसरों के प्रति मानवीय व्यवहार और ली यानी परिवार और समाज में सही आचरण और सम्मान सिखाया। उनके लिए केवल दिखावे के अनुष्ठान पर्याप्त नहीं थे। जो इन्हें करता है उसमें सच्चा सम्मान और अच्छा उद्देश्य होना चाहिए। उनका ज्ञान उन्हें लू राज्य के अधिकारियों और शक्तिशाली परिवारों के पास ले आया, जिन्हें समारोह, राजनयिक शिष्टाचार और झोउ की परंपराओं में निपुण लोगों की जरूरत थी। लेकिन उस समय लू राज्य की सरकार पर 3 शक्तिशाली कुलों का नियंत्रण था, जी, मेंग और शू। लू के शासक सिंहासन पर रहे, पर इन 3 परिवारों का सैन्य और सरकारी फैसलों पर बड़ा असर था। कन्फ्यूशियस के लिए यह स्पष्ट था कि सही व्यवस्था बिगड़ रही है। अधिकारी ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे राजा हों, और वे संपत्ति और शक्ति दिखाने के लिए अनुष्ठानों का उपयोग कर रहे थे। 30 की उम्र तक कन्फ्यूशियस एक शिक्षक और झोउ परंपरा के विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। कुछ शक्तिशाली परिवारों के बेटे उनके शिष्य बने और वे अधिकारियों के साथ कूटनीति और समारोह से जुड़ी यात्राओं में भी शामिल हुए। कहा जाता है कि वे लुओयांग पहुंचे, जो पूर्वी झोउ की राजधानी थी। वहां शाही दरबार की शक्ति कमजोर थी, लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख, मंदिर और परंपराएं अब भी थीं। कन्फ्यूशियस ने झोउ के शुरुआती शासकों, विशेषकर झोउ के ड्यूक की सराहना की। ड्यूक के बारे में कहानियों ने उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया और समय आने पर शासन सही उत्तराधिकारी को लौटा दिया। कन्फ्यूशियस के लिए झोउ के ड्यूक ने दिखाया कि कोई व्यक्ति शक्तिशाली हो सकता है, बिना अपनी खुद की महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दिए। इस यात्रा से एक प्रसिद्ध कहानी भी जुड़ी है, जिसमें कन्फ्यूशियस और लाओजी की मुलाकात होती है। लाओजी को पारंपरिक रूप से दाओवाद के निर्माण में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो जीवन के दाव या प्राकृतिक मार्ग के अनुसार जीने पर केंद्रित है। कहानी के अनुसार लाओजी ने कन्फ्यूशियस को चेतावनी दी कि अगर कोई केवल दिखावे के लिए अनुष्ठान करता है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कन्फ्यूशियस लगातार शासकों के गलत व्यवहार की आलोचना करते रहेंगे तो उनके शक्तिशाली दुश्मन बन जाएंगे। यह निश्चित नहीं है कि कन्फ्यूशियस और लाओजी मिले थे या नहीं, पर यह कहानी बताती है कि जब किसी व्यवस्था से लाभ उठाने वाले बदलाव नहीं चाहते तो सुधारना कठिन होता है। कन्फ्यूशियस लू लौटे तो उनके पास अधिक ज्ञान और मजबूत आस्था थी। अब वह केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों को शासन में लागू करना चाहते थे। लेकिन इसके लिए उन्हें उन परिवारों का सामना करना था जो कर्तव्य और सही आचरण से ज्यादा धन और सत्ता को महत्व देते थे। कन्फ्यूशियस का उद्देश्य और भी कठिन हो गया जब लू राज्य की सरकार में ही संघर्ष भड़क उठा। 517 ईसा पूर्व में लू के शासक ड्यूक झाओ ने शासक परिवारों की शक्ति घटाने का प्रयास किया, लेकिन मेंग और शू परिवारों ने जी परिवार का समर्थन किया। ड्यूक की सेना हार गई और उसे पास के राज्य ची में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पारंपरिक कथाओं के अनुसार कन्फ्यूशियस भी वहां उनके पीछे गए। इस समय से एक प्रसिद्ध कहानी जुड़ी हुई है।
कहा जाता है कि जब कन्फ्यूशियस यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने एक महिला को कब्र के पास रोते हुए देखा। महिला ने बताया कि एक बाघ ने उसके सास, पति और बच्चे को मार डाला था। कन्फ्यूशियस ने पूछा कि वह अब भी वह क्यों है। महिला ने कहा, वह कोई क्रूर सरकार नहीं है। इसके बाद कन्फ्यूशियस ने अपने छात्रों से कहा कि एक दमनकारी सरकार बाघ से भी ज्यादा डरावनी होती है। यह केवल उनके जीवन से जुड़ी परंपरा का एक हिस्सा है, लेकिन इसका संदेश स्पष्ट है। लोग खतरों को सह सकते हैं, लेकिन एक अत्याचारी शासक को नहीं। ची राज्य में कन्फ्यूशियस ने ड्यूक जिंग के अधीन पद पाने की कोशिश की और ड्यूक ने उनकी कुछ सलाहें मानी। कन्फ्यूशियस ने समझाया कि हर व्यक्ति को अपनी स्थिति की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। शासक को एक सच्चे शासक की तरह व्यवहार करना चाहिए। अधिकारी को एक अधिकारी की तरह सेवा करनी चाहिए। माता पिता को परिवार में अपनी भूमिका निभानी चाहिए और बच्चे को आदर करना आना चाहिए। कन्फ्यूशियस के लिए एक समाज में तब अव्यवस्था फैलती है जब कोई व्यक्ति किसी और की स्थिति का उपयोग करता है या अपनी ही जिम्मेदारी को सही ढंग से नहीं निभाता। हालांकि ची राज्य के मंत्री उनकी उपस्थिति में सहज नहीं थे। संभव है कि उन्होंने कन्फ्यूशियस को ड्यूक पर असर डालने वाले नए व्यक्ति के रूप में देखा हो। उन्हें सरकार में ज्यादा समय नहीं मिला, इसलिए वे लू राज्य लौटकर शिक्षा देने लगे। इस दौरान उन्होंने अधिक रेन यानी दूसरों के प्रति मानवीय व्यवहार पर जोर दिया। कन्फ्यूशियस के लिए धन और ऊंचा पद तभी मायने रखते हैं जब वे अच्छे सिद्धांतों के अनुसार हों। उनके छात्रों की संख्या भी बढ़ती रही। जिन शिष्यों की वे सबसे अधिक प्रशंसा करते थे उनमें यान हुई थे, जो मेहनती और शांत युवक थे, जो शिक्षाएं सुनने के साथ उन्हें जीवन में अपनाते थे। उनके बेटे कोंगली ने भी उनसे शिक्षा ली थी। एक कथा है कि कोंगली से पूछा गया कि क्या उनके पिता उन्हें गुप्त शिक्षा देते हैं। उन्होंने जवाब दिया, नहीं। अन्य छात्रों की तरह उन्हें भी सिर्फ प्राचीन कविताएं और अनुष्ठान पढ़ने को कहा गया। ये कन्फ्यूशियस की यह मान्यता दिखाता है कि शिक्षा केवल अपने परिवार या पसंदीदा छात्र के लिए नहीं होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है व्यक्ति का सीखने का प्रयास। वो इतिहास, कविता, अनुष्ठान, परिवर्तन और लू राज्य की घटनाओं से संबंधित पुराने ग्रंथों को बहुत महत्व देते थे। बाद में इन्हें 5 शास्त्रीय ग्रंथ कहा गया और ये चीनी शिक्षा का मुख्य हिस्सा बने। ये स्पष्ट नहीं कि कन्फ्यूशियस ने ये ग्रंथ स्वयं लिखे या व्यवस्थित किए, लेकिन उनके अनुयायियों ने इन्हें आचरण व शासन के मार्गदर्शक रूप में अपनाया व सिखाया। कन्फ्यूशियस ने खुद को कभी नया सिस्टम बनाने वाला नहीं माना। उन्होंने खुद को अतीत की महत्वपूर्ण शिक्षाओं को आगे बढ़ाने वाला माना। उनका मानना था कि झोउ की पुरानी परंपराओं के सिद्धांत उनके समय के अस्त-व्यस्त समाज को व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे जैसे उनका विद्यालय फैलता गया, लू राज्य में अशांति बनी रही। सिर्फ ड्यूक और बड़ी-बड़ी कुलों के बीच ही सत्ता की लड़ाई नहीं थी, बल्कि शक्तिशाली परिवारों के नौकर भी अपने ही मालिकों के खिलाफ बगावत करने लगे थे। एक विद्रोही नेता ने कन्फ्यूशियस को पद की पेशकश की, जिस पर उन्होंने अपने विचार लागू करने की इच्छा से थोड़ी देर तक विचार किया, लेकिन उनके शिष्य ज़ीलू ने उन्हें याद दिलाया कि सत्ता छीनने वाले व्यक्ति की सेवा करना उनके सिद्धांतों के खिलाफ होगा। जब विद्रोही हार गए और ड्यूक डिंग की सरकार फिर से मजबूत हो गई, कन्फ्यूशियस को सेवा करने का अवसर मिला। लगभग 501 ईसा पूर्व उन्हें लू राज्य के झोंगडू नगर का अधिकारी बनाया गया, पर उनकी असली शक्ति स्पष्ट नहीं थी। बाद की कहानियों ने उनके शासन की सफलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। फिर भी परंपरा यह दिखाती है कि उन्होंने लंबे समय से जो सिखाया था, उसे वास्तविक सरकारी सेवा में लागू करने की कोशिश की। उन्होंने अच्छे प्रशासन, स्पष्ट कर्तव्यों को महत्व दिया। उन्होंने ईमानदार अधिकारियों और अच्छे उदाहरण देने वाले नेताओं को महत्व दिया। वे मानते थे कि सिर्फ कानून या अच्छी कहावत से राज्य नहीं सुधर सकता। कन्फ्यूशियस के लिए नेता होना कठिन है, क्योंकि हर निर्णय का कई लोगों पर प्रभाव पड़ता है। एक ऐसा नेता जो सोचता है कि सत्ता का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि कोई भी उसका विरोध नहीं करता, वह और भी खतरनाक होता है। आखिरकार कन्फ्यूशियस को अपने सिद्धांतों को साबित करने का मौका मिला, लेकिन जैसे जैसे उनका पद बढ़ता गया, वह लू राज्य के संघर्ष के केंद्र के और भी करीब आ गए। उनकी यह इच्छा कि सत्ता को वैध शासक को लौटाया जाए, राज्य के सबसे शक्तिशाली परिवारों के हितों से टकराने वाली थी। जैसे जैसे कन्फ्यूशियस का पद बढ़ता गया, उनके सिद्धांतों की सबसे बड़ी परीक्षा सामने आई। लगभग
500 ईसा पूर्व लू और ची राज्यों के शासक पुराने विवाद को सुलझाने के लिए मिले। दोनों पास पास थे और भूमि व प्रभाव के लिए कई बार भिड़ चुके थे। कन्फ्यूशियस लू के ड्यूक डिंग के सलाहकार बनकर गए। चूंकि बैठक ची राज्य में थी, कन्फ्यूशियस को लगा कि उनके शासक को डराया या मजबूर किया जा सकता है। उन्होंने सलाह दी कि लू राज्य ऐसे अधिकारी लाए जो सुरक्षा दे सकें। कथाओं के अनुसार दोनों ड्यूक की मुलाकात के वक्त हथियारों का प्रदर्शन हुआ। कन्फ्यूशियस ने इसका विरोध किया क्योंकि इससे लू के प्रतिनिधिमंडल को डराया जा सकता था। उन्होंने कहा कि राजनयिक बैठक सम्मान और स्पष्ट उद्देश्य के साथ होनी चाहिए। बैठक शांतिपूर्वक समाप्त हुई। कहा जाता है कि चीन ने वे क्षेत्र भी लौटा दिए जो उसने पहले लू से लिए थे। संभव है कि बाद में कथाकारों ने कन्फ्यूशियस की भूमिका बढ़ा चढ़ाकर बताई हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार में उनका प्रभाव बढ़ गया था। परंपरा के अनुसार वे कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पद तक पहुंच गए थे। बाद की कहानियों में लू को उनके प्रशासन में अधिक सुरक्षित और अनुशासित बताया गया है। यह जानना मुश्किल है कि उनकी असली शक्ति कितनी व्यापक थी। फिर भी कन्फ्यूशियस को अपने विचारों को वास्तविक सरकारी सेवा में आजमाने का अवसर मिला। उनका मानना था कि अपराध रोकने के लिए सिर्फ सजा काफी नहीं है। अगर डर से ही लोग आज्ञा मानेंगे तो वे सजा से बच सकते हैं, लेकिन बुरे कामों पर शर्मिंदा होना नहीं सीखेंगे। कन्फ्यूशियस के लिए यह अधिक महत्वपूर्ण था। व्यवस्था वह है जो शासक के अच्छे उदाहरण और नागरिकों की शिक्षा से आती है। इसके साथ ही उन्होंने लू राज्य के 3 बड़े कुलों की शक्ति को कम करने की योजना का समर्थन किया। उनके पास अपनी खुद की सेना थी और किलेबंद शहर थे जिन्हें ड्यूक के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता था। योजना का उद्देश्य कुछ दीवारों को गिराना और उन कुलों की उस क्षमता को खत्म करना था जिससे वे अलग सरकार की तरह काम कर सकें। कुछ ने सहमति दी, लेकिन कुछ ने विरोध किया। सभी शक्तिशाली परिवारों को पूरी तरह से आज्ञाकारी बनाना असफल रहा। इससे कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं की सीमाएं सामने आईं। यह कहना आसान है कि हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, लेकिन जब किसी के पास अपनी संपत्ति हो, जिन अधिकारियों को अनुशासित करना था, उनके पास अपनी सेना और क्षेत्र थे। जल्द ही लू के दरबार में कन्फ्यूशियस का प्रभाव भी समाप्त हो गया। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार ची ने लू के शासकों को उपहार में बेहतरीन घोड़े और नर्तकियां भेजीं। कहा जाता है कि ड्यूक और अधिकारी इन मनोरंजन में व्यस्त हो गए और उन्होंने अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की। कन्फ्यूशियस ने महसूस किया कि अब उनमें शासन में गंभीर सुधार करने की इच्छा नहीं रही, इसलिए वे वहां से चले गए। असली कारण शायद और भी जटिल था। संभव है कि उन्हें समर्थन खोना पड़ा क्योंकि वंशों की शक्ति कम करने की उनकी योजना असफल रही। जो भी ठीक ठीक हुआ हो, उनके उच्च पद का वह छोटा सा समय समाप्त हो गया। कन्फ्यूशियस जब लू राज्य छोड़ रहे थे, तब वे अपनी 50 की उम्र के मध्य में थे और कुछ शिष्य उनके साथ थे। लंबी यात्रा शुरू हुई। यह यात्रा उनके जीवन के सबसे प्रसिद्ध हिस्सों में से एक बन गई। वे विभिन्न राज्यों में गए ताकि ऐसे शासक को खोज सकें जो उनकी सलाह सुनने को तैयार हों। जिन स्थानों को उनकी यात्रा से जोड़ा जाता है, उनमें वेई, सोंग शामिल हैं, चेन और काई। इस समय के बारे में कई कहानियां घटनाओं के बहुत बाद में लिखी गईं। संभव है कि कथाकारों ने असली यात्रा, लोक कथाएं और प्राचीन कविताओं में कही गई शिक्षाओं को आपस में मिला दिया हो। यह साफ है कि उन्होंने कई साल लू राज्य से बाहर बिताए और कोई शासक उनके कार्यक्रम को लागू करने को तैयार नहीं था। वे सबसे पहले लू के पश्चिम स्थित वेई राज्य गए, जहां शासक ने उनका स्वागत कर सलाह देने का मौका दिया, लेकिन वहां के अधिकारियों ने संदेह से उनका स्वागत किया, क्योंकि अगर उनकी स्थिति मजबूत होती तो उनका प्रभाव कम हो सकता था। कन्फ्यूशियस वहां से चले गए, लेकिन कई बार वे ही लौटे। उनकी स्थिति मजबूत नहीं हो सकी, क्योंकि राज्य में नेतृत्व और सत्ता उत्तराधिकार की समस्याएं थीं। एक यात्रा में कुछ लोगों ने उन्हें यांग हू समझकर रोक लिया, जो लू का पूर्व विद्रोही था। कुछ अन्य कथाएं कहती हैं कि वे लगभग मारे गए, कैद कर लिए गए या दुश्मनों ने उन्हें घेर लिया। हर घटना को साबित करना मुश्किल है, लेकिन इन कहानियों से पता चलता है कि उस समय यात्रा करना बहुत खतरनाक था, जब कई राज्य आपस में युद्ध कर रहे थे और पूरे चीन पर कोई एक सरकार नियंत्रण नहीं रखती थी। खतरे के बावजूद कन्फ्यूशियस लगातार पढ़ाते रहे। अब उनकी बातचीत केवल स्कूल में ही नहीं होती थी। वे चलते समय, आराम करते समय, भूखे रहते समय या मदद का इंतजार करते समय भी शिक्षा देते थे। यही पता चला कि क्या वो बिना पद, पैसे और निश्चितता के अपने सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। ऐसे कई मौके आए जब उनके शिष्यों का हौसला टूट गया। उन्होंने पूछा कि क्या अच्छे आचरण के प्रति ईमानदार रहना कोई मायने रखता है,
जब बुरे लोग ही सत्ता में हैं। कन्फ्यूशियस के लिए अच्छाई सिर्फ नौकरी या इनाम पाने का तरीका नहीं थी। इस कर्तव्य को निभाना चाहिए, भले ही तुरंत सफलता ना मिले। एक व्यक्ति अपनी स्थिति खो सकता है, लेकिन उसे अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए। कन्फ्यूशियस और उनके शिष्य हमेशा एक मत नहीं रहते थे। जीलू अक्सर उनसे सवाल करता था। कुछ लोग ऐसे नेताओं की सेवा में चले गए जो पूरी तरह अपने गुरु की शिक्षा के अनुसार नहीं थे। यह दिखाता है कि कन्फ्यूशियस स्कूल एक जैसे सोचने वाले लोगों का समूह नहीं था। वे सभी एक जैसा नहीं सोचते थे। अव्यवस्थित सरकार की सेवा करने के सही तरीके को लेकर उनके अलग अलग विचार थे। आखिरकार कन्फ्यूशियस ने ऊंचे पद की तलाश करना छोड़ दिया। उनके लिए शिक्षा देना और प्राचीन शिक्षाओं को संरक्षित करना अधिक महत्वपूर्ण हो गया। 484 ईसा पूर्व में उन्हें लू लौटने की अनुमति दी गई। अब वह बूढ़े थे और सरकार में उनके वास्तविक प्रभाव वाले दिनों को बीते कई साल हो चुके थे। उन्हें सम्मानित शिक्षक व कभी कभार सलाहकार माना गया, लेकिन उन्हें वो शक्ति कभी नहीं मिली जिसकी उन्होंने चाहत की थी। यहां तक कि सरकारी सेवा में उनके कुछ शिष्य भी हमेशा उनकी सलाह नहीं मानते थे। कन्फ्यूशियस ने अपना शेष समय पढ़ाने और पुराने ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताया। परंपरागत रूप से उन्हें स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स से जोड़ा जाता है, जो लू राज्य की घटनाओं का संक्षिप्त विवरण है। माना जाता है कि उन्होंने इसे संपादित किया और शासकों की प्रशंसा या निंदा करने के लिए शब्द चुने। विद्वानों के बीच अब भी यह बहस जारी है कि उनका असली योगदान कितना बड़ा था। उन्हें बुक ऑफ चेंजेस और अन्य कथित प्राचीन ग्रंथों से जोड़ा जाता है, लेकिन यह कहना अधिक सुरक्षित है कि ये ग्रंथ उनके आसपास बने विद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण थे, बजाय इसके कि यह मान लिया जाए कि उन्होंने इन सबको खुद लिखा या संपादित किया। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उन्हें एक के बाद एक निजी क्षतियां झेलनी पड़ी। उनके बेटे कॉन्गली का निधन हुआ। जीलू उस समय मारे गए जब वे वेई राज्य में सेवा कर रहे थे, जो सत्ता के लिए हो रही हिंसक संघर्ष के बीच था। लेकिन कन्फ्यूशियस के लिए सबसे बड़ा आघात उनके छात्र यान हुई की मृत्यु थी, जिसे वे अत्यंत प्रशंसा करते थे। यान हुई शांत स्वभाव के, मेहनती और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, भले ही उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। कन्फ्यूशियस को उम्मीद थी कि उनका युवा शिष्य उनकी शिक्षाएं आगे बढ़ाएगा। एनालेक्स के अनुसार यान हुई की मृत्यु पर कन्फ्यूशियस ने गहरा दुख जताया। गंभीर शिक्षक की छवि के पीछे एक बुजुर्ग व्यक्ति की कहानी है, जिसने अपने सबसे करीबी लोगों को खो दिया। कन्फ्यूशियस का निधन 469 ईसा पूर्व में करीब 72 वर्ष की उम्र में हुआ। उन्होंने अपनी विचारधाराओं की सफलता नहीं देखी। मृत्यु के समय वे लू राज्य के प्रसिद्ध शिक्षक थे। सरकार बदलने में असफल रहे और कोई राज्य नहीं बनाया। उनके पास कोई बड़ी सेना नहीं थी और वो अपने समय के सबसे शक्तिशाली अधिकारी भी नहीं बने। लेकिन उनके शिष्यों ने उनका कार्य आगे बढ़ाया। वे अलग अलग राज्यों में गए, वहां पढ़ाया और अधिकारी के रूप में सेवा की। अपने गुरु की शिक्षाओं की उनकी व्याख्या एक जैसी नहीं थी। समय के साथ अलग अलग समूह बने, जिनमें से हर एक ने दावा किया कि वही कन्फ्यूशियस का असली उत्तराधिकारी है। इन्हीं परंपराओं से आगे चलकर महान कन्फ्यूशियस विचारक सामने आए। इनमें मेंशियस शामिल थे, जिन्होंने ये सिखाया कि इंसान में अच्छा करने की स्वाभाविक क्षमता होती है, और सुन त्सू, जिन्होंने शिक्षा और अनुशासन पर अधिक जोर दिया। इस बीच चीन में राजनीति और भी अधिक हिंसक होती गई। वसंत और शरद काल समाप्त हुआ और युद्धरत राज्यों का काल शुरू हुआ, जब बड़े बड़े राज्यों ने पूर्ण सत्ता के लिए युद्ध किया। 221 ईसा पूर्व में शी ने चीन को एकजुट किया। किन सरकार ने कड़े कानून, भारी सजाएं और केंद्रीकृत नियंत्रण का इस्तेमाल किया। किन शी हुआंग के शासनकाल से कुछ किताबों को जलाना और विद्वानों को दंडित करना भी जोड़ा जाता है। हालांकि इसकी सटीक सीमा पर बहस होती है। किन राजवंश बहुत कम समय तक चला। इसके बाद हान राजवंश आया, जिसने कई सदियों तक चीन पर शासन किया। राजवंश के तहत कन्फ्यूशियस परंपरा से जुड़े ग्रंथ धीरे धीरे सरकार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इनका उपयोग अधिकारियों की शिक्षा में और सम्राट की भूमिका पर जोर देने के लिए किया गया। हान ने केवल कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं का ही पालन नहीं किया। सरकार ने कन्फ्यूशियस की नैतिक भाषा, कड़े कानून, अनुष्ठान और नियंत्रण के व्यावहारिक तरीकों को मिलाकर अपनाया। फिर भी कन्फ्यूशियस शिक्षित और न्यायपूर्ण शासन का मुख्य प्रतीक बन गए और आने वाले राजवंशों में उनका प्रभाव और भी बढ़ गया। कन्फ्यूशियस के शास्त्रीय ग्रंथ नागरिक सेवा परीक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। ये परीक्षाएं अधिकारियों के चयन के लिए थीं और सोंग राजवंश में ये प्रणाली मजबूत हुई। इन परीक्षाओं के माध्यम से कई पीढ़ियों के विद्वानों ने परिवार में कर्तव्यों, सही आचरण, इतिहास और प्रशासन का अध्ययन किया
जैसा कि कन्फ्यूशियस परंपरा में बताया गया है। ये विचार कोरिया, जापान, वियतनाम और पूर्वी एशिया के अन्य क्षेत्रों में भी फैल गए। हर समाज ने अपनी शैली अपनाई। कन्फ्यूशियस के विचार शिक्षा, सरकारी सेवा, पारिवारिक संबंधों और पूर्वजों के सम्मान में इस्तेमाल हुए। सम्मान के साथ साथ उनके विचारों का कड़ा विरोध भी हुआ। कुछ आलोचकों ने कहा कि कन्फ्यूशियस परंपरा ने बड़ों की अत्यधिक आज्ञाकारिता, सख्त सामाजिक पदानुक्रम और महिलाओं की सीमित भूमिका को मजबूत किया। विभिन्न समयों में शासकों ने भी कर्तव्य और सम्मान से जुड़ी शिक्षाओं का उपयोग विरोध को दबाने के लिए किया। 20वीं सदी में कुछ चीनी सुधारकों ने धीमे बदलाव के लिए पुरानी कन्फ्यूशियस प्रणाली को दोषी ठहराया। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान उनकी प्रतिष्ठा पर हमला किया गया और उनसे जुड़ी कई परंपराओं को नई समाज के लिए बाधा माना गया। फिर भी उनका प्रभाव पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ। शिक्षा के बारे में उनके विचारों का अध्ययन लगातार किया जाता है। परिवार के प्रति सम्मान, व्यक्तिगत अनुशासन और नेताओं की जिम्मेदारी। कन्फ्यूशियस की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कोई संपूर्ण कानून या एकल राजनीतिक प्रणाली नहीं थी। उन्होंने एक ऐसा सवाल छोड़ा जो आज तक महत्वपूर्ण बना हुआ है। क्या एक अच्छी सरकार हो सकती है अगर शासकों में अच्छा चरित्र न हो? कन्फ्यूशियस के लिए सच्चा नेता बनने के लिए केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें सुनना और सीखना आना चाहिए, कर्तव्यों का सम्मान करें और अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। वे अपने जीवन काल में चीन को बदल नहीं सके, लेकिन वह शिक्षक जिसे कई बार शासकों ने ठुकरा दिया, बाद में वही मानक बन गया जिससे उनके नेतृत्व को मापा गया। और वहीं उनके जीवन की विडंबना दिखाई देती है। वे उस सरकार को खोजने में असफल रहे जो पूरी तरह से उनके सिद्धांतों का पालन करे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके विचारों ने सरकारों को आकार देने में मदद की और पूर्वी एशिया में 2000 वर्षों से भी अधिक समय तक स्कूलों और परिवारों को आकार देने में भी मदद की।